सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपनी परिवार स्टडी विद आर के में। आज की चर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवक द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवक द्वारा तथा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्रीकल्चर की संस्था है जिनमें परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, उसमें जो है कृषि विज्ञान की शाखा मृदा विज्ञान के चैप्टर पोषक तत्व एवं मृदा के जो उर्वरक एवं पोषक तत्व हैं उनके बारे में जो है उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे। इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, किस टाइप के आते हैं और कौन क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। तो परिचर्चा में आप मेरे साथ अंत तक बने रहें, ठीक है। कह रहा क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है नाइट्रिफिकेशन का अंतिम, क्या कह रहा है, नाइट्रिफिकेशन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। कह रहा है नाइट्रिफिकेशन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड गैस, फिर कह रहा है नाइट्रोजन गैस, सी कह रहा है नाइट्रोजन तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैस। क्या कह रहा है, नाइट्रोजन तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैस। फिर कह रहा है NH3 गैस, ठीक है। तो नाइट्रिफिकेशन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो वो नाइट्रोजन तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैस होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कह रहा है मृदा में यूरिया, क्या कह रहा है, मृदा में यूरिया के जल अपघटन से मृदा में यूरिया के जल अपघटन से क्या उत्पन्न होता है। कह रहा है कि मृदा में यूरिया के जल अपघटन से क्या उत्पन्न होता है, ठीक है। कह रहा है एमाइड्स, बी कह रहा है यूरिक एसिड, सी कह रहा है अमोनियम कार्बोनेट और डी कह रहा है अमोनियम कार्बामेट, ठीक है। तो मृदा में यूरिया के जल अपघटन से जो उत्पन्न होता है वो होता है अमोनियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, अमोनियम कार्बोनेट जो है मृदा के जल अपघटन से उत्पन्न होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन
अम्लीय उर्वरक नहीं है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय उर्वरक नहीं है। ऑप्शन ए यूरिया, बी अमोनियम सल्फेट, सी कह रहा है नाइट्रो फास्फेट, और डी कह रहा है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। क्या कह रहा है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो निम्नलिखित में से कौन अम्लीय उर्वरक नहीं है? तो अम्लीय उर्वरक जो नहीं है वो जो है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है अम्लीय उर्वरक नहीं है। बाकी सारे जो है अम्लीय उर्वरक हैं। क्या है? बाकी सारे अम्लीय उर्वरक है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है अम्लकारी उर्वरक नहीं है। यह जो है क्या है, कैसा है? ये जो है उदासीन उर्वरक है। जब उदासीन उर्वरक है तो यह सभी प्रकार की मृदाओं में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो जो अम्लीय उर्वरक होते हैं उनको अम्लीय उर्वरक मृदा में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसलिए तीनों जो है अम्लीय उर्वरक में इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, मैग्नीशियम कह रहा है प्रमुख पोषक तत्व। क्या कह रहा है? प्रमुख पोषक तत्व। बी बलुई मिट्टी, मृदा गठन। सी मृदा गठन। राइजोबियम, राइजोबियम जो है सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण है। ठीक है, सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण। ठीक, टेंसियोमीटर क्या है? टेंसियोमीटर मृदा संरंध्रता। ठीक, तो कह रहा कि कौन सुमेलित नहीं है? तो मैग्नीशियम जो है प्रमुख पोषक तत्व है। मैग्नीशियम कैल्शियम सल्फर। बलुई मिट्टी मृदा गठन, बलुई मिट्टी का मृदा गठन है, ये सही है। राइजोबियम सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण, ये भी सही है। टेंसियोमीटर मृदा संरचना नहीं है, ये गलत है। टेंसियोमीटर जो है वो
जो है मृदा नमी तनाव, क्या है? मृदा नमी तनाव इससे होता है, जो है डी जो है यही होगा। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? लोहा तत्व की कमी, क्या कह रहा है? लोहा तत्व की कमी किस मृदा में होती है? लोहा तत्व की कमी किस मृदा में होती है? ऑप्शन ए जल प्लावित, बी कह रहा है जो है अम्लीय, सी कह रहा है कंकरीली, डी कह रहा है उदासीन। तो लोहा तत्व की कमी जो होती है वो जो है कंकरीली मृदा में होती है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, हम इसको लिखाएंगे नहीं, वैसे ही आपको बता दे रहे हैं। इसको अलग से जो रजिस्टर आप बनाए हैं उसी रजिस्टर में जो है आप नोट कर लीजिए। कह रहा है कि राक फास्फेट का प्रयोग किस मृदा में होता है? तो राक फास्फेट का प्रयोग किस में होता है? अम्लीय मृदा में किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, दलहनी फसलों में एनपीके, क्या कह रहा है? दलहनी फसलों में एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है ऑप्शन ए 321, फिर बी कह रहा है 4:2:1, सी कह रहा है 2:1:1, जबकि डी कह रहा है 1:2:1। ठीक है, क्या कह रहा है? 1:2:1। दलहनी फसलों में एनपीके देना चाहिए 1:2:1, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें ये जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन ये जो है दलहनी फसलों में कम देना पड़ता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है वायुमंडलीय वातावरण से करते हैं, तो जो है इसलिए इसको नाइट्रोजन कम दिया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सेवन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है उर्वरकों में नाइट्रोजन की मात्रा
उर्वरकों में नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत, उर्वरकों में नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत में एक मानक, क्या कह रहा है, एक मानकर अन्य तत्वों के अनुपातिक, क्या कह रहा है, एक तत्वों के अन्य तत्वों के आनुपातिक मात्रा को क्या कहते हैं। ठीक है, उर्वरक मिश्रण, बी कह रहा है उर्वरक ग्रेड, सी कह रहा है उर्वरक अनुपात, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। उर्वरकों में नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत एक मानकर अन्य तत्वों के अनुपातिक मात्रा को क्या कहते हैं, तो कहते हैं उसको उर्वरक ग्रेड। क्या कहते हैं, उर्वरक ग्रेड कहते हैं। आपका ऑप्शन बी सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, फास्फोजिप्सम क्या कह रहा है, फास्फोजिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। कह रहे हैं फास्फोजिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, MgSO4 × 7H2O। फिर कह रहा है CaSO4 × 2H2O। ठीक, अब C क्या कह रहा है, FeS2 और D कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई नहीं। फास्फोजिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो है कैल्शियम सल्फेट × 2H2O। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फास्फोजिप्सम को जो है कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट भी कहते
हैं। फास्फो जिस्म का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए अगर ऐसे पूछ लेता है आप जो है, मैं दिखाऊंगा नहीं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा जाता है, बार बार बहुत बार आप देखेंगे तो पूछा गया है। कह रहा है कि जिंक सल्फेट को किस खाद के साथ नहीं मिलाना चाहिए? तो कह रहा है पोटास, यूरिया और जो है यूरिया के साथ, गोबर के साथ, म्यूरेट ऑफ पोटास के साथ और डीएपी के साथ। चूंकि डीएपी से नहीं मिलाना चाहिए, सिंगल सुपर फास्फेट्स जिसमें भी फास्फोरस हो, जिस भी खाद में उर्वरक में फास्फोरस हो उसके साथ जिंक सल्फेट को नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि फास्फोरस से मिल करके वो जो है जिंक फास्फाइड का निर्माण करता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, पौधों द्वारा जल शोषण, पौधों द्वारा जल शोषण की दर, पौधों द्वारा जल शोषण की दर कम हो जाती है। क्या कह रहा है? पौधों द्वारा जल शोषण की दर कम हो जाती है जब किसकी कमी के कारण से। कह रहा है पौधों द्वारा जल शोषण की दर कम हो जाती है किसके कारण से या किसके अभाव से। क्वेश्चन किसी भी तरीके से बना सकता है, क्वेश्चन का भाव जो भी हो, लेकिन एक ही अर्थ उसका होगा। कह रहा ऑप्शन ए बोरान, बी कह रहा है पोटेशियम, सी लोहा, डी मैग्नीज। किसकी कमी से होगा? तो वो जो होगा पोटेशियम की कमी से पौधों द्वारा जल शोषण की दर कम हो जाती है। किसकी कमी से? पोटेशियम की कमी से। ठीक है, तो यह पोटेशियम के अभाव में, क्योंकि जड़ों का जो विकास होता है सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा गौड़ पादप तत्व है, यानी दीर्घ द्वितीय वृद्ध पोषक तत्व, तो कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। आप इसको नोट कर लीजिए, यही जो है गौड़ पादप तत्व है, यानी सेकेंडरी प्लांट एलिमेंट उसको बोलते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एजोला, देखिए एजोला क्या कह रहा है? एजोला सहजीवी सहचार रहता है, सहजीवी सहचार्य। क्या कह रहा है? सहचार्य, सहजीवी सहचार में रहता है। ठीक है, में रहता है। ठीक है, कह रहा है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा एवं नील हरित शैवाल के बीज। क्या कह रहा है? ब्रायोफाइटा एवं नील हरित
शैवाल के बीच। ठीक है, बी कह रहा है नोस टाक तथा नील हरित के बीच। और सी कह रहा है फर्न तथा नील हरित शैवाल के बीच। फर्न तथा नील हरित शैवाल के बीच। फिर कह रहा है डी कवक तथा नील हरित, क्या कह रहा है, नील हरित शैवाल के बीच। ठीक है, कह रहा है एजोला सहजीवी सहचार में रहता किसके, तो फर्न तथा नील हरित शैवाल के बीच में। ऑप्शन सी आपका सही है, इसको नोट कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आप इसको अलग से पन्ने पर लिख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए अलग से पन्ने पर। कह रहा है क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो कौन से तत्व पाया जाता है धातु, मैग्नीशियम। कौन सा, क्लोरोफिल का में जो है मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, आप इसको नोट कर लो। ये क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है। क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फास्फोरस को कह रहा, फास्फोरस को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं। फास्फोरस को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए फास्फोरस कार्बोनेट के रूप में, फास्फोरस कार्बोनेट के रूप में। बी कह रहा है जो है फास्फोरस क्लोराइड के रूप में। क्या, फास्फोरस क्लोराइड के रूप में। सी कह रहा है फास्फोरिक एसिड के रूप में। क्या कह रहा है, सी फास्फोरिक एसिड के रूप में। और डी कह रहा है फास्फोरिक एसिड के रूप में। डी कह रहा है फास्फोरस सल्फाइड के रूप में। क्या कह रहा है, फास्फोरस ठीक, कह रहा है फास्फोरस को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं। फास्फोरस को पौधे जो है किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो करते हैं फास्फोरिक एसिड के रूप में। किस रूप में, फास्फोरिक एसिड के रूप में पौधे फास्फोरस को ग्रहण करते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जस्ता जो है, जस्ता पौधों द्वारा किस रूप में ग्रहण किया जाता है। क्वेश्चन अलग से पन्ने पे लिख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वो जो है जस्ता पौधों द्वारा जेडियन डबल प्लस के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, पौधे जस्ता को जेडियन डबल प्लस के रूप में ग्रहण करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन गंधक आवृत्ति क्या कह रहा है, गंधक आवृत्त मतलब सल्फर कोटेड होगा। गंधक आवृत्त यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है। कह रहा है गंधक सल्फर कोटेड यूरिया में नाइट्रोजन कितना % होता है। सी कह रहा है 25 और डी कह रहा है जो है कितना 36। कितना कह रहा है 36%। 30% चल रहा है 36%। तो कि आपका ऑप्शन जो सही है वो डी सही है, 36% होता है। जो सल्फर कोटेड यूरिया होता है उसमें जो नाइट्रोजन जो होता है वो वजन के अनुसार वजन के अनुसार 32 से 41% होता है। ठीक है, तो उसके बीच में कौन आ रहा है 36 आ रहा है, तो आपका 36% नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आंवले में आंतरिक निक्रोसिस क्या कह रहा है, आंवले में आंतरिक निक्रोसिस किसकी कमी के कारण होता है। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस किसकी कमी के कारण होता है। लोहा की कमी, बोरान की कमी, जस्ता की कमी। डी कह रहा है लोहा, बोरान, जस्ता की कमी, और डी कह रहा है गंधक की कमी। तो आंवले में आंतरिक निक्रोसिस जो होता है वो जो है बोरान की कमी के कारण होता है। ऑप्शन बी आपका सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखाएंगे नहीं, आप उसको कॉमन सेंस, हल्का सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो कर ले जाएंगे। कह रहा है कि अमोनिया से
अमोनिया नाइट्रेट में परिवर्तित होता है किसके द्वारा? किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है। नींबू में लिटिल लीफ बीमारी, कह रहा नींबू में लिटिल लीफ बीमारी किसकी कमी के कारण होता है। नींबू में लिटिल लीफ बीमारी किसकी कमी के कारण होता है। ठीक है। जिंक की कमी, बी कह रहा है तांबा की कमी, सी कह रहा है नाइट्रोजन की कमी, जिंक की कमी, तांबा की कमी, नाइट्रोजन की कमी, और डी कह रहा है मैग्नीज की कमी। तो नींबू में लिटिल लीफ बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? वो होता है तांबा की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण होता है? तांबा की कमी के कारण होता है। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो है सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इनके अलावा जो 8 हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफिल किसकी अनुपस्थिति में नहीं बनता है? तो क्लोरोफिल मैग्नीशियम के अनुपस्थित में नहीं बनता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। फिर कह रहा है कि सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा कितना? 16%। 16% फास्फोरस, कैल्शियम 19%, सल्फर 12%। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। TLO बीमारी किसकी कमी से होता है? TLO बीमारी किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन की कमी, सल्फर की कमी, मैग्नीशियम की कमी और लोहा। तो TLO बीमारी जो है किसकी कमी से होता है? तो वो जो है सल्फर की कमी से होता है। किसकी कमी से? सल्फर की कमी से होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। कौन सा अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एंजाइम जो है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होता है?
या आवश्यक होता है, तो वो है नाइट्रोजिनेज। कौन सा है? नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेट जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी एंजाइम है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है? कह रहा है विटामिन B12 का प्रमुख घटक कौन सा है? तो विटामिन बी का जो प्रमुख घटक है वो कोबाल्ट है। कौन सा है? कोबाल्ट है। ये एग्रीकल्चर में और जीएस में दोनों में क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय मृदा के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो अम्लीय मृदा का सुधार के लिए प्रयोग जो है चूना का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय मृदा सुधार के लिए चूना का प्रयोग, क्षारीय मृदा सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग, लवणीय मृदा का सुधार करने के लिए पायराइट्स का प्रयोग किया जाता है। आप इसको अलग से पन्ने पर लिख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको भी अलग से पन्ने पे आप लिखिए कि नील हरित शैवाल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस फसल में करता है? तो धान की फसल में करता है। ठीक, पौधों की निचली पत्तियों के किनारे से जलने या झुलसने का क्या कारण होता है? कह रहे पौधे की निचली पत्तियों के किनारे से जलने या झुलसने का क्या कारण होता है? तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? नाइट्रोजन की कमी, बी जस्ता की कमी, सी लोहा सी जो है तांबा की, सी जो है पोटेशियम की कमी। किसकी? पोटेशियम की कमी। डी जो है तांबा की कमी। क्या कह रहा है? तांबा की कमी। तो पौधों के निचले पत्तियों के किनारे जलने या झुलसने का क्या कारण होता है? तो होता है पोटेशियम की कमी। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आप 10-15 क्वेश्चन के बाद सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आ जा रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो लाभदायक पौधों के लिए लाभदायक है तथा अनावश्यक पौधा है, मैंने आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। लाभदायक पोषक तत्व तो है लेकिन आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में नहीं है। तो क्या है? सोडियम है। क्या है? सोडियम एक ऐसा पोषक तत्व है जो पौधों के लिए लाभदायक तो है लेकिन वह जो अनावश्यक पोषक तत्व है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कार्बन जो है पादप पौधों की वृद्धि के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। वो कहाँ से पौधों को प्राप्त होता है? तो वो पौधों को कहाँ से प्राप्त होता है? वो जो है हवा से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? हवा से। कार्बन जो है पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है जो हवा से प्राप्त होता है, और जो है देखिए कार्बन हवा से
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जल से। कार्बन हवा से पौधों को प्राप्त होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन जल से। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पोटैशियम उर्वरक में सबसे अधिक मात्रा में पोटास पाया जाता है? तो म्यूरेट ऑफ पोटास में, जिसको पोटेशियम क्लोराइड भी कहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड भी कहते हैं म्यूरेट ऑफ पोटास को, जिसमें 60% पोटास पाया जाता है। कितना? 60% K2। कितना पाया जाता है? 60% K2। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, म्यूरेट ऑफ पोटास या पोटेशियम क्लोराइड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन एक जो है मुख्य पोषक तत्व है। कह रहा है कि नाइट्रोजन एक मुख्य पोषक तत्व क्यों है? क्योंकि पौधों के द्वारा इसको अधिक मात्रा में लिया जाता है, इसलिए यह एक जो है मुख्य पोषक तत्व है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, एजोटोबैक्टर राइजोबियम क्या करता है? वातावरण से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसमें करता है? तो लेग्यूमिनेसी क्रॉप यानी दलहनी फसलों में। और एजोटोबैक्टर एक जो है बैक्टीरिया है जो असहजीवी जीवन व्यतीत करता है। असहजीवी गुण उसमें पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन को जो है वायुमंडल से स्थिरीकरण करता है। किसमें करता है? नॉन लेग्यूमिनेसी क्रॉप यानी जो है धान्य फसलों में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, अलग पन्ने से ही बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बहुते बार इसको पूछा गया है। गेहूं और धान में करता है जो एजोटोबैक्टर। नील हरित शैवाल तथा एजोला जो है नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए धान की फसल में प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि अधिकतर पौधे नाइट्रोजन को मृदा से किस रूप में लेते हैं? तो पौधे जो होते हैं, अधिकांशतः पौधे जो है किसमें? नाइट्रेट के रूप में। क्या करते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, लेते हैं या ग्रहण करते हैं। लेकिन आलू तथा धान अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं। देखिए, नाइट्रेट के रूप में अधिकांश पौधे नाइट्रोजन का ग्रहण करते हैं, लेकिन आलू तथा धान जो है, आलू तथा धान अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन का ग्रहण करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस तत्व की कमी से पौधे पीले पड़ जाते हैं तथा उनमें वृद्धि जो है रुक जाती है? तो नाइट्रोजन की कमी से पौधे पीले पड़ जाते हैं तथा उसमें वृद्धि रुक जाती है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व? तो सूक्ष्म पोषक तत्वों को आप रट लीजिए अच्छी तरीके से। 6, 3, 8, 17। ठीक है, तो जो है जिंक उसमें ऑप्शन में दिया है, तो जिंक जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछ रहा है, आपके सामने से बार बार गुजर रहा है कि अम्लीय भूमि में किस उर्वरक का प्रयोग करते हैं? तो रॉक फास्फेट का प्रयोग करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अम्लीय भूमि में या अम्लीय भूमियों में जो है किसका प्रयोग करते हैं? तो अम्लीय भूमियों में जो है रॉक फास्फेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
देखिए अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलता है? तो जैसे अमोनिया को नाइट्राइट में जो है नाइट्रोसोमोनास बदलता है और नाइट्राइट को नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर। आप ये बहुत बार पूछा गया, हमने लिखा है, इसको अलग पन्ने पे आप लिख लीजिए कि अमोनिया को नाइट्राइट में नाइट्रोसोमोनास और नाइट्राइट को नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर परिवर्तित करता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कह रहा निम्नलिखित, देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व जो है अनावश्यक है लेकिन पौधों के लिए लाभदायक है? तो कौन सा है? सोडियम है, ठीक है। सोडियम के लिख लीजिए पन्ने पर। कह रहा कि फास्फोरस का प्रयोग कब करते हैं? बुआई के बाद, छिड़काव करके, सिंचाई के बाद, या पानी छिड़काव, या बेसल ड्रेसिंग। तो कूड़ में जो है उसका प्रयोग जो है बुआई के समय कूड़ के प्रयोग द्वारा या बेसल ड्रेसिंग। क्या? फास्फोरस का बेसल ड्रेसिंग। आप इसको नोट कर लीजिए, ये भी पूछता है, बार बार पूछता है। फास्फोरस का प्रयोग कैसे और कब करते हैं? फास्फोरस चूंकि जानते क्या है, फास्फोरस जो है गतिशील नहीं होता है, तो इसलिए इसको जो है कूड़ में ही प्रयोग करते हैं ताकि वहाँ पौधे जमे और उसको ग्रहण करें फास्फोरस को, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व मृदा में वातावरण द्वारा पहुंचता है? तो आप जान लीजिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है वातावरण से, तो नाइट्रोजन जो है मृदा में वातावरण द्वारा पहुंचता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बार बार रिपीट हो रहा है कि निम्नलिखित में से किस खाद के साथ जिंक को मिलाने से जिंक की उपलब्धता कम हो जाती है? तो वो क्या है? फास्फेटिक खाद, नहीं, फास्फोरस के साथ मिलाने से। धान में सुगंध क्यों आती है? कह रहा है धान में किसके कारण सुगंध आती है? धान में किसके कारण सुगंध, धान में किसके कारण सुगंध आती है? ठीक है, कह रहा धान में किसके कारण सुगंध आती है? ऑप्शन ए तेल, बी प्रोटीन, तेल, प्रोटीन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, डी कह रहा है फास्फोरस। तो धान में किसके कारण सुगंध आती है? तो वो तेल के कारण आती है। धान में सुगंध जो आती है वो तेल के कारण आती है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हम पौधों को धान की फसल में नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं वह जो है कितने % जो है उसके काम में आती है? तो मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि 30 से 40% जो है अपटेक करते हैं, बाकी सब बेकार चला जाता है। कितना? 30 से 40%, ठीक है। लाइमस्टोन का सूत्र क्या है? लाइमस्टोन का सूत्र है CaCO3। लाइमस्टोन का सूत्र है CaCO3, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। भारत में फल संरक्षण उद्योग किस वर्ष प्रारंभ? भारत में फल संरक्षण उद्योग किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? प्रारंभ
किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए 1945 में, 1930 में, 1936 ईस्वी में, डी कह रहा है 1935 में। तो भारत में फल संरक्षण उद्योग किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1935 ईस्वी में। कब किया गया था? 1935 ईस्वी में फल संरक्षण उद्योग किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1935 में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। भारत में पहला फल संरक्षण तथा डिब्बा बंदी, क्या कह रहा है? भारत में पहला फल संरक्षण तथा डिब्बा बंदी इंस्टीट्यूट संस्थान लखनऊ में स्थापित किया गया था वर्ष 1949 ईस्वी में। कह रहे कि भारत में फल संरक्षण उद्योग किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1935 ईस्वी में। और भारत में पहला फल संरक्षण तथा डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ में स्थापित किया गया था 1949 ईस्वी में। आप इसको नोट कर लो। सेब को कटने के बाद उसके बाद आप देखे होंगे कि सेब को जब हम काटते हैं तो उसके ऊपर भूरापन आ जाता है। तो वो किसके कारण होता है? वो एंजाइम के कारण होता है। किसके कारण होता है? वो जो है एंजाइम के कारण होता है। आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना? तो आप जो है उसको इसमें नोट कर लीजिए। और जो है आज हमने आपको जो पूरा क्वेश्चन कवर कराया है वो जो है आज हमने आपको 53 क्वेश्चन कवर कराया है, लेकिन जो लिखाया है यहाँ पर बोर्ड पे वो मात्र 18 क्वेश्चन। लेकिन हमने जो आपको साल प्राय कवर किया है 53 क्वेश्चन जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए थे। और कंटेंट जो हमने बना के दिया है वो लगभग आपको लगभग 70 क्वेश्चन के कंटेंट हमने आपको दिए हैं। तो इस तरीके से आप जो है पढ़ते रहिए, तैयार कर लीजिए अच्छी तरीके से। आपका तैयारी इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, इसी के इर्द गिर्द सब रहेगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।